ज़रूरी है लाइफ में खुश रहना और एक्साइटमेंट होना। ये बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ें और इस पे कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एज ऑन डेट कोई टैक्स नहीं है। आप खुश रह सकते हैं और एक्साइटमेंट रह सकते हैं। ज़रूरत है हमको खुश रहने की हमेशा और एक्साइटमेंट की। कहते हैं ना ज़िंदगी साइकिल के 2 पहियों की तरह है। बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहेंगे और चलती का नाम गाड़ी है। चलते रहना है इस पथ पर। 2 लाइनें ईश्वर के लिए क्योंकि सब कुछ उसी की कृपा से हुआ है। अगर वो नहीं कुछ करता तो कुछ नहीं होता। कहते हैं ना अंधे ख्वाबों को वसूलों का तराजू देते। ज़िंदगी में हर चीज़ का वसूल होना बहुत ज़रूरी है। अंधे ख्वाबों को वसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज़्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूँ, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। सबके दुःख दर्द सबके दुःख दर्द सिमट आए मेरे सीने में, बाँट दे सबको हँसी, ला मुझे आँसू दे दे। मैंने आँगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। तो जय हिंद, नमस्कार, मैं अतरचंद दिल्ली से मैं फ़िलहाल दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ अभी और पार्ट टाइमली सिस्टम को सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी हमने सीखा है वो बताया जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो मैंने स्टडी किया है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर बिज़नेस कुछ नहीं हो सकता है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि हम सक्सेस हैं? मैं सक्सेस हूँ। सभी लोग सक्सेस हैं और कितने लोग नहीं मानते कि मैं फेलियर हूँ? कितने लोग मानते हैं फेलियर अपने आप को? शायद सभी लोग सक्सेस मानते हैं और हैं भी सक्सेस। देखिए दुनिया में अलग-अलग फील्ड में सभी लोग सक्सेस हैं। अगर एक आदमी से पूछा जाए दिल्ली में कि आप सक्सेस हो, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि सक्सेस की डेफिनिशन क्या है? सभी के लिए अलग-अलग डेफिनिशन है। अगर आप दिल्ली में 5 साल से रह रहे हो, 5 साल से बाइक पे दिल्ली एनसीआर में चला रहे हो, इट मीन्स कि आप सक्सेस हो फील्ड में। क्योंकि किसी अंग्रेज को बोल दोगे यहाँ आके दिल्ली में मोटरसाइकिल चलाए तो शायद दूसरे दिन वो दिखाई नहीं देगा आपको। यानी उस फील्ड में तो आप सक्सेस हो। 90% फील्ड में आप सक्सेस हो। बस कुछ फील्ड हैं उसमें सक्सेस होने की ज़रूरत है। और आज कोशिश हम लोग करते हैं कि एक चीज़ करना है कि जो भी है, कहते हैं ना एक जब बॉक्स है कोई डब्बा है, अगर उसका ढक्कन बंद है तो उसमें कुछ भी आप करेंगे उसके अंदर कुछ जाएगा नहीं। तो कोशिश हम लोग करें कि उस ढक्कन को ओपन रखें, दिमाग को जब तक ओपन नहीं रखेंगे कुछ नहीं जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें कि जो चीज़ें आपके लिए वेस्ट हो निकाल दीजिएगा, लेकिन कुछ एक आध 2 पॉइंट हो सकता है आपको अच्छा लगे तो उसको रख लीजिएगा। लेकिन जाने दीजिए सब कुछ जो भी है, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक आपका फ़िल्टर नहीं होगा। कहते हैं ना बीज जो है एक बीज, बीज को देखकर आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पेड़ है। क्योंकि वो बीज से ही तो पेड़ हो सकता है। और वो सक्सेस का बीज, वो सफलता का बीज वो सभी के अंदर है, आप सभी लोगों के अंदर है वो। बस ज़रूरत है उसको अपग्रेड करने की, वो उगाने की। वो कैसे उगेगा? उसके लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। कौन-सी ज़मीन चाहिए? फर्टाइल ज़मीन चाहिए, उपजाऊ ज़मीन चाहिए। तो वो उपजाऊ ज़मीन कौन-सी है? आपके अंदर क्या चाहिए कि वो ज़मीन उपजाऊ बने और आपके अंदर जो बीज है, सक्सेस का बीज है, वो बड़ा हो जाए। उसी पे आज बात करते हैं। कहते हैं ना कि माइंड जो है ना, आदमी का माइंड जो है, वो एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार उसके अंदर आते हैं और ये दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो उसको कंट्रोल कर ले। वो आएगा ही आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको कौन-सा विचार आप एक्सेप्ट करते हैं। मेन चीज़ है एक्सेप्टेंस की। और माइंड ये ना इमेजिनरी भाषा समझता है, इमेजिन का। अगर मैं आप सभी से एक चीज़ कहूँ 30 सेकंड के लिए कि आप सभी लोग एक इमेजिन करिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी आँखें बंद करिए थोड़ा-सा और सोचिए,
मैं कह रहा हूँ कि अपनी माता का, अपनी माँ का, सभी के माँ हैं या होंगी, नहीं होंगी, लेकिन रही थी कभी। अपने माँ के बारे में आप मत सोचो। अपने माँ की पिक्चर आप अपने सामने मत लेके आओ। इसमें क्या हो रहा है, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आपके सामने आपका फिगर कौन-सा आ रहा होगा? आपकी माँ का पिक्चर आ रहा होगा, आपके पिताजी का पिक्चर नहीं आ रहा होगा। यानी जो चीज़ माइंड से कहोगे आप, जो चीज़ उसके सामने दिखेगा, जो इमेजिन बनेगी, वही वो एक्सेप्ट कर लेता है। चाहे उसको नेगेटिव सेंस में आ रहा होगा, चाहे पॉजिटिव सेंस में। कहने का मतलब ऐसे एटमॉस्फियर में रहिए जो आपके लिए बना हो, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो। ऐसे एटमॉस्फियर में कदापि ना रहें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आप ये सोचो कि वो चीज़ आपके अंदर नहीं जाएगी तो आप रोक नहीं पाओगे। कहते हैं ना, वो आप जो मान लोगे ना, वही हो जाओगे। बस ज़रूरत है उस मानने की वो चीज़ को। और बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को मान लेते हैं। आप जिस फील्ड में हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू सेल्स, और दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब है सेल्स। आप बड़ी से बड़ी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और राइट साइड में बैलेंस करने के लिए केवल और केवल एक चीज़ होता है, सेल्स। सेल्स आते ही सारा बैलेंस हो जाता है। आज मैं बात करता हूँ सेल्स का, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, जब तक आपका सेल्स क्लोजिंग नहीं होगा, आपका बिज़नेस अपग्रेड नहीं होगा, बिज़नेस बड़ा नहीं होगा। तो सेल्स है क्या और इसको करना कैसे, हमको क्या-क्या इसमें निभाना है, कौन क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पे आज बात करेंगे सेल्स पे। कहते हैं ना कि यू हैव टू पास 9 नो टू रीच 1 यस। आपको जो है 9 9 9 9 नो से गुजरना पड़ेगा। यानी कि आपको 10 लोगों के यहाँ जाओगे तो हो सकता है 9 लोग आपको नो बोले, उसमें से 1 यस बोलेगा। तब जाके आपका सेल्स क्लोज़ होगा। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 लोगों को प्रोडक्ट दिखाया और 100 लोग उसको परचेज़ कर लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा चीज़ है सेल्स का वो रिजेक्शन। सेल्स के लिए एक रिजेक्शन होता है। वो रिजेक्शन आएगा ही आएगा आपका सेल्स में। जब आप सेल्स के लिए जाओगे, ये मान के चलो कि आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। इसकी कुछ टिप्स हैं। पहला है, कंसीडर योरसेल्फ एज़ ए कंसल्टेंट नॉट सेलर। आपको एज़ ए कंसल्टेंट काम करना है, ना कि सेलर के रूप में। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों की डेफिनिशन अलग है। आप कभी डॉक्टर के यहाँ जब गए होंगे, सभी लोग गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। आप सोचो अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाओ और बोलो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, वो अपने कंपाउंडर के बोलता है इसको लेटाओ, इसको ऑपरेशन कर दो। आप क्या करोगे? आप सर वहाँ से भाग जाओगे और कभी जाओगे भी नहीं। ये क्या कर रहा है? मैंने बोला इसको पेट दर्द हो रहा है, ये ऑपरेशन करने जा रहा है मेरा। वो क्या करता है, पहले आपको एग्ज़ामिन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि आप क्या खाए हो, कब से दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, इसके क्या-क्या सिम्पटम्स और रहे हैं। जब आपका एग्ज़ामिन करके रीज़न जान लेता है, फिर उसके बाद डायग्नोज़ करता है। डायग्नोज़ करने के बाद ट्रीटमेंट करता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये सारी जो प्रोसेस है ना, इसको फ़ॉलो करना पड़ेगा आपको। यानी कि पहले उसको किसी के यहाँ जाएँ अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए, सेल्स का मतलब प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट सेल के लिए, तो उसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा हमको। उसको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा कि इसको चाहिए क्या, क्या नहीं चाहिए। हो सकता है जो हम सेल आउट करने गए हों उसको चाहिए ही ना। तो उसको पहले एग्ज़ामिन करें, फिर डायग्नोज़ करें, फिर ट्रीटमेंट करें, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखाएँ। कहते हैं सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल द सेल्स। अगर इस सीक्वेंस को जो है आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो सेल्स है वो किल हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा, होगा नहीं। ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? रिलेशनशिप पे, सेल्स पे कि नहीं, क्योंकि आपका रिलेशन जिस दिन बिल्ड हो जाएगा ना, आपका सेल्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये बिज़नेस ही मल्टी लेवल मार्केटिंग ही रिलेशनशिप का बिज़नेस है। सेल्स प्लस रिलेशनशिप दैट इज इक्वल टू मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप किसी से रिलेशन बिल्ड कर आएंगे तो वो आज नहीं तो कल जरूर खरीदेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा हमेशा।
हो सकता है आपके पास जो प्रोडक्ट आज लेके आए, हो सकता है आज उसकी नीड ना हो। लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो, आपका प्रोडक्ट डे बाय डे इंक्रीज होते रहे हैं और वो होंगे और भी आगे। अगला आने वाला प्रोडक्ट हो सकता है आपको उसके लिए बेहतर हो, लेकिन वो तब होगा जब आप उसके साथ रिलेशन बना के रखेंगे। कहते you if you focus on sales, you will lose both. अगर आप केवल और केवल सेल्स पे फोकस कर रहे हैं तो आप दोनों खो देंगे। हो सकता है सेल्स इमीडिएट आपको बेनिफिट प्रॉफिट कर दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा रिलेशनशिप पर फोकस करें, ना कि सेल्स पे। दूसरा इसका पॉइंट है लिसनिंग। लिसनिंग क्या करता है? लिसनिंग बिल्ड करता है ट्रस्ट। हम उसको ज्यादा से ज्यादा सुने, लेकिन मार्केट में इसका उल्टा होता है, हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। प्रकृति ने ऑलरेडी बना रखा है कि एक ही मुंह दिक्कत दो कान दे रखा है, इसीलिए ज्यादा सुने आप बोले कम। जब उसकी ज्यादा सुनेंगे तो उसके भाव निकल के आएंगे कि आखिर वो चाहता क्या है। कुछ तो चाहता है, उसकी कमजोरियां हम पकड़े, क्या चाह रहा है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा उसके साथ, उसकी बात सुनेंगे तो। और हर कस्टमर कस्टमर वांट्स रिलेशनशिप। हर कस्टमर जो है रिलेशनशिप चाहता है। आपके साथ जिस दिन रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ते रहेंगे। एक ही चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ते रहेंगे। और हमेशा उसको आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन उससे पूछें, क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलेगा तभी उसकी कमजोरियां निकल के आपके साथ आएंगी कि क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए। हमेशा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछें उससे, उसको कमजोरी क्या है। हर आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। हो सकता है उसको स्वास्थ्य अच्छा ना हो सकता है उसको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रोडक्ट के लेके, हो सकता है उसको पैसे की प्रॉब्लम हो सकता है उसको फैमिली रिलेशन अच्छा बिल्ड नहीं हो रहा हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। हो सकता है अकेला महसूस कर रहा हो। मैं समझता हूँ मल्टी लेवल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है जिसका हर चीज का सॉल्यूशन मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला फन फील कर रहा हो, तो यहाँ एक यूनिटी है, एक ग्रुप है, यहाँ पे रह के वो बहुत सारे लोगों के साथ रह सकता है। यहाँ अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छा लीडर बिल्ड हो सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है। जो चीज चाहिए मैं समझता हूँ यहाँ पे सब कुछ है। एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर दिया गया है कि यहाँ पे आप जो भी इच्छाएं दुनिया में लेकर आए हैं यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। थर्ड चीज है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। आप कोई भी क्वेश्चन पूछता है, हम लोग इमीडिएट रिप्लाई दे देते हैं। अगला बोला 1 2 3, हम बोल देते 4, ABCD। नहीं, हमेशा ब्रेक दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगला थोड़ा सा ब्रेक देके उसका रिप्लाई दें। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि उसको ये फील होगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुना जा रहा है, यानी कि उसको तवज्जो दी जा रही है, उसकी बातों का वजूद कुछ है। तब रिप्लाई देंगे, तब वो सेटिस्फाई होगा। तो इसको जरूरी करना है कि अगले वाले को तवज्जो देना है, उसकी बातों का तवज्जो देना है, उसका रिप्लाई प्रॉपर देना है, गलत कभी नहीं देना है रिप्लाई। हो सकता है आपको रिप्लाई नहीं आता हो तो मत दीजिए, कोई नहीं। उसको बोलिए कि बाद में आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, लेकिन गलत रिप्लाई नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट में काम है, ये क्वालिटी है, ये इस प्रोडक्ट में। वो तब आएगा जब आप पहले खुद प्रोडक्ट का यूज करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में स्पेशल नॉलेज रखेंगे। आप कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे अपने पास तो हजारों प्रोडक्ट हैं, मैं समझता हूँ कम से कम मिनिमम अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको सक्सेस जो है ना, तो मिनिमम 10 प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज रखें, उसका कंपैरिजन रखें मार्केट से। मार्केट के प्रोडक्ट में क्या है, हमारे प्रोडक्ट में क्या बेहतर है, उसका क्वालिटी बेहतर है, कैसे बेहतर है, टेक्निकली रीजन उसका जानना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ पेस्ट हमारा वाला बेहतर है, लेकिन वो पूछेगा कैसे बेहतर है, तो हमको आना चाहिए वो चीज़, क्वालिटी जो टेक्निकली क्वालिटी है, इसके फ्लोराइड है, इसके ये है, इसका आयोडीन है, जो भी है, वो क्वालिटी कंपैरेटिव आना ही चाहिए। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में तब आता है जब उस विषय पर आपको कंप्लीट नॉलेज हो, अच्छा नॉलेज हो, कंप्लीट मतलब अच्छा नॉलेज, बेहतर नॉलेज हो, तब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको डर नहीं जाने लगना चाहिए। जैसे एक आदमी जो होता है ना,
एक आदमी घुड़सवारी करने गया, तो उसको जो है क्या हुआ, उसको बता दिया घुड़सवार ने कि अगर आप डरोगे तो घोड़ा समझ जाएगा, और जो घोड़ा समझ जाएगा कि नया व्यक्ति है, आपको वो डराने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा। तो वही सेम चीज़ है, लेकिन जिस दिन आप कॉन्फिडेंस से जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तो वो ये घटना नहीं घटेगी। और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिस में रहेंगे। तो हमको डरना नहीं किसी चीज़ से, हमको डरेंगे नहीं, तब नहीं डरेंगे जब उस प्रोडक्ट पर विशेष नॉलेज आपके पास रहेगा। हमेशा अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस रहें और उसको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करें। हो सकता है तो डेमो दिखा सकते हैं, तो डेमो भी दिखाएँ प्रोडक्ट का। एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बिलीव इन रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? किसी चीज़ के बदले किसी को कुछ देना या लेना, आदान-प्रदान करना। इन केस मैं किसी के घर जाता हूँ, आपने इनवाइट किया अपने शादी में या किसी कोई और फंक्शन हो, इस इट मीन्स कि मैं ये समझूँगा, हाँ यार मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, मुझे इनवाइट किया गया है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। और ये 100% सत्य है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मान लो एक फ्लावर गिफ्ट ले गया मैं आपको ₹500 का, अब अगली बार जब मैं आपको इनवाइट करूँगा, तो ये भी श्योर है कि आप भी खाली हाथ नहीं आएँगे, कुछ ना कुछ लेके ही आएँगे। ये होता है रेसिप्रोसिटी प्रोसिटी। आप जब भी अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने जो भी प्रोस्पेक्ट हैं, उनको अगर आप कहीं इनवाइट करते हो, सीसीटी में इनवाइट करते हो, तो उसको कॉफ़ी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। इट मीन्स कि कुछ न कुछ आप दे रहे हैं। जब आप उसको कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो ये प्रकृति का नियम है कि वो भी कुछ न कुछ आपको देगा। यानी आपकी भावनाओं को समझेगा। आप 5 स्टार होटल में बुलाते हैं, उसको लंच कराते हैं, उसको अपना प्लान दिखाते हैं, तो वो समझेगा, ध्यान से देखेगा, सुनेगा कि है क्या चीज़ ये भी आदान-प्रदान एक-दूसरे का बहुत ज़रूरी है। किसी को कुछ सैंपल दे देना, कुछ प्रोडक्ट्स का, ये यूज़ करके देखिए, वो डेफ़िनेटली यूज़ करके देखेगा। ये रेसिप्रोसिटी में भी विश्वास करना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कभी-कभी क्या होता है, खासकर इंडिविजुअल मीटिंग में अगर आप लोग जा रहे हैं, किसी के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ श्योर होना चाहिए कि जिसके साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके साथ हम प्लान दिखा रहे हैं, जिसके साथ अपना शेयर कर रहे हैं सेल्स, क्या वो डिसीजन मेकर है? क्या वो डिसीजन ले लेगा? पता चला किसी को हम प्लान दिखाएँ किसी बच्चे को, वो कह रहा है मैं अपने पापा से पूछ के बताऊँगा। अब वो पापा से जो पूछने जाएगा, अब जितनी बातें आपने बताया, वो श्योर है कि वो उतनी बातें नहीं बता पाएगा। अब इसमें डिसीजन लेने में टाइम टेकिंग होगा, तो पहले इंश्योर कर लें। कुछ लोग होते हैं, किसी की दिखाए तो पूछे, कहेगा मैं अपनी मिसेज से पूछ के बताऊँगा। ये पहले इंश्योर हो लें, जिसके हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, उसे पूछ लें कि आप अकेले बिज़नेस कर रहे हो या आपका कोई पार्टनर है? आपके साथ डिसीजन लेने वाला कौन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि पता चला कि वो कह देगा कि मैं तो अपने पापा से पूछ के बताऊँगा, अपनी बीवी से पूछ के बताऊँगा, अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊँगी। तो ये इंश्योर कर लें कि जो जिसके साथ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो जो है डिसीजन मेकर है या नहीं है। और सारे डिसीजन मेकर एक साथ होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा ये। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड योर कस्टमर। देखिए दुनिया में हर आदमी होशियार अपने को समझता है, लेकिन ज़रूरत है कि जब आप उसको समझें, आप उसको अंडरस्टैंड करें। सेल्समैन क्या होता है? कलाकार होता है। एक कलाकार जानता है कि मेरे जो व्यूअर हैं वो कब हँसेंगे, कब रोएँगे, कब इमोशनल होंगे। वो ये समझ के एक्शन करता है। तो आपको ये समझ के अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी का नेचर अलग-अलग होता है। एक ही आदमी है, दूध अच्छा होता है, लेकिन उसको अगर 50 लोगों को दिया जाएगा तो 4 लोग कहेंगे अच्छा नहीं, मैं नहीं पीता। हर आदमी का नेचर अलग-अलग है। तो आप उसको समझें, ऐसा नहीं कि रटा-रटाया जवाब आप दे आएँ किसी को।
वो किस तरह का क्वेश्चन करता है, किस तरह का बिहेवियर आपके साथ रखता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जीवन बीमा ना बेचें, जीवन बीमा के फ़ायदे बेचें। आप कोई सेल्स तब क्लोज़ होती है जब उसका फ़ायदा उसको आप बताते हो। फ़ायदे क्या-क्या है उसके? कोई नहीं चाहता कि बीमा खरीदना है, लेकिन उसके फ़ायदे जब बताते हैं तब वो समझते हैं कि हाँ यार, इसलिए मुझको जीवन बीमा कराना है। एक बहुत है, इसको हिप्नोटिज़्म बोलते हैं। किसी के साथ आप अगर सेल्स क्लोज़ करनी है तो 5 यस अप्रोच एक होता है, 5 यस। आप 5 यस उससे बुलवा लीजिए, अपने अपने साथ जो भी आपके साथ बैठा हो, उसको 5 यस बुलवा लीजिए। वो कैसे आप बुलवा लेंगे? मान लो गए किसी के यहाँ आप, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको कोई कहानी सुना रही है, बहुत अच्छा, वाह, वाह! बहुत अच्छा, हाँ जी, हाँ, यस, यस। उससे पूछो क्या दुनिया में सभी सफल होना चाहते हैं? वो कहेगा यस। आज की डेट में कहोगे यार स्थिति इकोनॉमी किसी देश की बहुत खराब हो गई, वो कहेगा यस। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअस उससे 5 इयर्स बुलवा लेंगे, इजी इजी 5 इयर्स, तो ये डेफिनिट है कि छठा यस वो ऑटोमेटिकली बोल देगा। एक ये फैक्टर है 5 इयर्स, उससे आप ये चीज करवा सकते हैं कि अगर किसी के साथ सेल्स क्लोज करना है, तो 5 इयर्स अप्रोच आपको होना चाहिए कि आप उससे पहले जो है आप 5 इयर्स बुलवा लें। उसके साथ क्या होता है, हाँ बोलने का पैटर्न बन जाएगा, यस बोलने का पैटर्न बन जाएगा। आप देखें 4 लोग अगर बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे, एक आदमी शुरू कर दिया है एक्सीडेंट पे, दूसरा आदमी भी उसके जीवन में जो भी घटनाएँ उससे रिलेटेड होंगी, वो कोरिलेट कर देगा। हाँ यार, मेरे लाइफ में इस तरह से घटना हुई थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तीसरा भी सेम वही करेगा, चौथा भी सेम वही करेगा। चौथा ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर देगा, वो भी वही रिलेट कर देगा, कोरिलेट। तो किसी के साथ ये चीज़, ये हिप्नोटिज़्म होता है कि आप 5 यस बुलवा लेंगे तो ऑटोमैटिकली उसका यस बोलने का पैटर्न बन जाएगा और आपका बिज़नेस जो भी होगा, वो यस में ही जाएगा। यस बोलने के तरीके हैं ये। एक है बिगिन विथ अर्जेंट प्रॉब्लम। हर आदमी के साथ दुनिया में प्रॉब्लम है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ प्रॉब्लम ना हो। अब जिसके साथ आप जा रहे हैं सेल्स क्लोज कर रहे हैं, उसके साथ प्रॉब्लम से कौन-सी है? प्रॉब्लम तो बहुत सारी होंगी, उसके साथ अर्जेंट प्रॉब्लम कौन-सी है? उस पे अगर आप फोकस करेंगे, तो आपका सेल्स क्लोजिंग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक होता है फार्मूला एआईडीए। ए फॉर अटेंशन होता है, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, ए फॉर एक्शन, एआईडीए। यानी अटेंशन आपको किस पे करना है, उसकी जो है प्रॉब्लम पे। अटेंशन करने के बाद आपका इंटरेस्ट कैसे करेंगे आप, उस प्रोडक्ट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, तब जाके किसी को इंटरेस्ट आता है। किसी को किसी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट कब आएगा? जब उससे कोरिलेट करेगा। आप उसकी प्रॉब्लम जान लिए कि यार इसको तो ना हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको गैस की दिक्कत रहती है, इसको घुटनों जोड़ों में दर्द रहता है। तो आपके पास जो भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, उस पे आप बात करें कि ये इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ये बहुत जल्दी आपको ठीक कर देगा। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, 10 लोग 20 लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये यूज़ करके उन्होंने इसका रिज़ल्ट अच्छा पाया और वो जो है ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। अब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट में। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उसको डिज़ायर होगी, उसको चाहत होगी, इच्छा होगी कि यार मैं भी ये करूँ, तो वो डेफ़िनेटली एक्शन में आ जाएगा। ये अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन, ये चीज़ आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो इसके फोकस अटेंशन करना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम पे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिज़ायर पैदा होगी और डिज़ायर जब पैदा होगी तो एक्शन होगा उसमें। एक्शन यही होगा कि आपके साथ जॉइन करेगा, आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा। एक और है फ़ॉर्मूला इसका नीट, NEAT। नीड फॉर होता है नीड, एन फॉर नीड होता है, ई फॉर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखिए हर आदमी को कुछ न कुछ नीड है, चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कोई आदमी मान लो बिजनेस कर रहा है,
या नौकरी कर रहा है, मान लेते हैं प्राइवेट जॉब कर रहा है, 30,000 40,000 रुपए इनकम जनरेट कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो पड़े हैं आज की डेट में, अगर आज की डेट में बात किया जाए, तो एक चीज इस सिस्टम ने, इस एटमॉस्फेयर ने सिखा दिया कि हर आदमी को कोई न कोई सेकेंडरी इनकम होनी चाहिए। सभी को चाहिए, कहीं क्योंकि एक नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है ये आज रहे या कल ना रहे। हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर हम उसको बताएं कि यार ये पार्ट टाइम में आप घंटे 2 घंटे में निकाल के आप कुछ इनकम, जितना आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे 20 से 30% इनकम यहाँ से पार्ट टाइमली जनरेट हो सकती है। तो हर आदमी दुनिया का चाहेगा यार ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है ना, उसको जो एडिशनल इनकम जो 2 घंटे में आप बता रहे हो कि 20 से 30%, लेकिन उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कैसे आएगा ये। हवा में नहीं होगा। 20 से 30% इनकम जनरेट हो सकती है यहाँ से, तो आदमी आपका इम्प्रेस होगा आपके साथ। मेरे को यार 2 घंटा में या घंटा 2 घंटा जो भी है, आपको 20 से 30% इनकम जो भी आपकी अर्निंग है उसका आ रही है, ये अच्छी बात है, हो सकता है। और सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे वो भी उसके साथ प्लस पॉइंट है कि कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं है हमको, कुछ बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, यानी कि लॉस होने के चांसेज़ नहीं। यानी नीड आप क्रिएट करें, फिर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होगा उस पे, फिर आपका एक्शन में आएगा। और लेकिन उसके लिए टाइमलाइन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, डिफर टाइमलाइन। क्योंकि हर चीज़ जो है ना, कहते हैं कि आप कुछ भी किसी को बताया जाएगा, चाहे ये जो भी आप 1 आध 2 पॉइंट नोट करेंगे, अगर ये 24 आवर्स के बाद ये 85% आपके माइंड से निकल जाएगा। ये साइंटिफिक रूल है। तो हर चीज़ का टाइमलाइन होना चाहिए। अगर आपको रिवाइज़ करना है तो विदिन 24 आवर्स एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो 65% तक आ जाएगा। फिर अगर हफ्ता, महीने में कर लेंगे तो 50% 40% तक आपके पास रहेगा। लेकिन आप कोई चीज़, नया चीज़ अगर सुन रहे हैं, अगर आप 24 घंटा तक उसको छोड़ देंगे, 24 घंटा के बाद आपके पास 15 से 20% रहेगा। तो हर चीज़ का टाइमलाइन जिसको फ़ॉलो अप कहते हैं, उसमें फ़ॉलो अप ज़रूरी है, टाइमलाइन फिक्स करना ज़रूरी है। एक होता है आर्क मॉडल। आर्क मॉडल मतलब आस्क से पूछिए, उसके बाद उसको रिकमेंड करिए, फिर क्लोज़ करिए। कहते हैं लोगों को विटामिन खरीदना नहीं है, कोई नहीं विटामिन खरीदना चाहता। लोग हेल्थ खरीदना चाहते हैं, लोग अच्छा हेल्थ खरीदना चाहते हैं। एक सबसे बढ़िया पॉइंट है पपी डॉग अप्रोच। सेल्स में इसका बड़ा अच्छा रोल है। आप देखे होंगे किसी दुकान पे जब 2 हस्बैंड वाइफ जाते हैं एक पप्पी खरीदने, छोटा-सा डॉगी खरीदने, वो क्या करता है दुकान वाला, वो छोटे से बच्चे को उसके गोद में दे देता है, चाहे हस्बैंड के, चाहे उसकी वाइफ के। इससे क्या होता है, उसको वो जब सहलाता है ना, तो उसको बड़ा उस पे प्यार आता है, उसको मज़ा आता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अप्रोच। जब किसी प्रोडक्ट का आप अप्रोच करते हो ना, तो उसके प्रति आपका लगाव हो जाता है। जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदने गए, गाड़ी क्या करता है, आपको दे देता है ड्राइव पे, ले जाओ ड्राइव ड्राइव पे। और जब उसमें आप बैठते हो, क्योंकि गाड़ी नई रहती है, एक अलग फीलिंग आती है। स्टार्ट करके जो एक्सीलेटर दबाते हो ना, उसमें फीलिंग ही अलग आती है। लगता है कि यार ये इसी के लिए तो यही तो मुझे चाहिए था। इसको कहते हैं फ्रीमियम। प्रोडक्ट डेमो। और हम लोगों को भी ये चीज़ प्रिंसिपल अपनाना चाहिए कि प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए। और सैंपलिंग, सैंपल के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, आप देखे होंगे कोलगेट ने क्या किया, पहले छोटे से छोटे रूप में घुसो, फिर ऑटोमैटिकली बड़ा काम होने लगेगा। कहते हैं ना छोटे काम से शुरू करो, बड़ा तो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। कोलगेट ने 50 ग्राम ₹20 में बेचता था। कि लोग यूज़ तो शुरू करें, ₹20 यूज़ तो शुरू करें। लेकिन जब 150 ग्राम इसका है, यानी कि 50 ग्राम अगर ₹20 आएगा तो 150 ग्राम ₹60 का होना चाहिए। लेकिन नहीं, 150 ग्राम ₹90 का। ये क्या किए, सैंपलिंग कर दिए लोग।
कि आओ मार्केट में एक बार घुस तो जाओ। फेयर एंड लवली का 15 ग्राम का जो पाउच आता है 20 रुपए का, लेकिन 25 ग्राम का पाउच वो होना चाहिए 33-34 रुपए का, लेकिन 50 रुपए का। पॉन्ड्स टेलिकम जो छोटा सा है 25 ग्राम का, वो 10 रुपए का आता है कि कोई भी लेडीज अपने पर्स में रख ले, जेंट्स पर्स में रख ले। लेकिन 50 ग्राम का 20 रुपए का होना चाहिए, लेकिन सीधा सीधा वो 50 ग्राम का 39 रुपए का, यानी 40 रुपए का दिया 4 टाइम्स। ये क्या किए, सैंपलिंग किए, ये फ्रीमियम कह लीजिए, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कह लीजिए, एक्सपीरियंस अप्रोच इसको कहते हैं, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लोगों को एक बार आदत लग गई ना। वैसलीन का जो छोटा सा बॉडी केयर लोशन आता है 20 ml का, वो 10 रुपए का है, लेकिन 200 ml का वो 10 टाइम्स होना चाहिए, यानी 100 रुपए का होना चाहिए, लेकिन नहीं 185 रुपए का। कितना परसेंट ज्यादा है। आप देखे होंगे जियो, जियो सभी लोग मैक्सिमम लोग आज की डेट में यूज कर रहे हैं। शुरू में इसने क्या किया, फ्री लॉन्च कर दिया, 3 महीने तक लगभग फ्री था, लो यूज करो। उसको पता था कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जरूरत किस चीज की है। उसने डाटा पे काम किया, लोग क्या हुए, हैबिचुअल हो गए उसको यूज करने के लिए। फ्री फ्री फ्री, ऐसा नहीं था कि वो पागल आदमी है। 40 करोड़ का टारगेट था उसका, अभी 40 करोड़ के अराउंड हो गए हैं यूजर उसके। पर आदमी अगर, मैं कहता हूँ 150 रुपए वैसे मिनिमम है, 100 रुपए रख लो, 40 अरब रुपए हर महीने जा रहे हैं उसको। वो क्या किया, सैंपलिंग किया, प्रोडक्ट का डेमो किया। वो चीज आप भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोगों के पास भी मौका है। नेक्स्ट होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक। कभी कभी आप दुकान पे जाते हैं ना, प्रेशर सेल्स टेक्निक में क्या होता है, कहते हैं आइदर यू हैव ए सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और यू हैव गॉट सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो। या तो आज अगर आप अर्जेंसी है तो आज ले लो, नहीं तो कल आप इसके लिए रिग्रेट करोगे, सॉरी बोलोगे, नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीजों को आप खरीदने जाते हो ना, तो दुकानदार कहता है यार ये बहुत लिमिटेड एडिशन है, ये नहीं मिलेगा। और आपको अच्छा लग जाए तो वो कहते नहीं नहीं यही चाहिए, नहीं नहीं वो कहता नहीं आपके लिए है ही नहीं भाई साहब ये प्रोडक्ट। वो आप पर क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है सेल्स के लिए, हालांकि उसके पास होता है, फिर भी एक टेक्निक है ये। वो कहेगा आपके लिए है ही नहीं सर, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है, वो उन्होंने बुक कर लिया गया है, 4 ही पीस था मेरे पास। आपको लगा अच्छा नहीं नहीं मेरे लिए 1 पीस निकाल दो, नहीं सर आपके लिए है ही नहीं है। ये टेक्निक भी अर्जेंसी क्रिएट करने की होती है। आपका तो नहीं यार जितना पैसा चाहिए ले लो, अभी मेरे को अभी चाहिए। आपको ये अर्जेंसी क्रिएट करने की कला आनी चाहिए। हम लोग भी ये कर सकते हैं, दुनिया का हर इंसान कर सकता है। एक होता है हिडन कमांड अप्रोच। आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं ना, हिडन कमांड अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बता दीजिए। मान लो कभी कभी होता है कि हमको लगता है कि यार ये हमारे साथ परचेज नहीं करेगा, हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वहां पे ये काम आता है कि आपने प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे बता दीजिए, उसकी ऐसी क्वालिटी बता दीजिए कि वो मार्केट में जाएगा जाएगा जरूर पूछने, वो मार्केट से बेहतर होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है, वो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसमें ये चीज नहीं है। जैसे गजेंद्र जी बहुत अच्छा बताया था, मुझे भी नहीं पता था शुरू में ये सब प्रोडक्ट, पेस्ट में इतना बड़ी ये चीज होता है, नमक में ये होता है। अब नमक में हमारे पता 15 से 30 ppm आयोडीन है, टाटा का हम लाते हैं उसमें 0 से 15 ppm आयोडीन है, यानी कि मिनिमम जो हमारे में अगर खत्म भी हो जाएगा तब भी 15 रहेगा। टाटा में आते आते 0 हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की जितनी भी एडिबल आइटम है उसकी एक लाइफ है, सर्टेन लाइफ है, जितनी भी एडिबल आइटम है, यानी कि एक दिन 0 हो जाएगा उसका। तो ये चीज क्वालिटी कुछ प्रोडक्ट्स की आनी चाहिए आपको, उसको बताइए, वो जाके मार्केट में डेफिनेटली श्योर करेगा, इंश्योर करेगा कि वो है कि नहीं, जो इसने बताया वो है कि नहीं है। तो ये इसको कहते हैं लैंड माइन अप्रोच। लैंड माइन अप्रोच क्या होती है, जमीन के नीचे वो बिछा दी जाती है ना लैंड माइन, उसके अंदर वो छुपा रहेगा जो आप बता क्या है प्रोडक्ट के बारे में ना, अपने प्रोडक्ट का स्पेशलाइज वैल्यू,
कुछ स्पेशल वैल्यू हाँ, हमारे पास हैं भी प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसको आप इसमें यूज़ कर सकते हो, तो मार्केट में किसी का तोड़ ही नहीं है। अब गामा ओरिजिनल है ही नहीं पूरे इंडिया में, किसी के पास उसका कोई तोड़ नहीं है, हेल्थ गार्ड किसी के पास नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये वो यहाँ पे कमांड दी जा सकती है, हिडन कमांड अप्रोच जिसको बोलते हैं। वो जाएगा ढूँढेगा, आप हेल्थ गार्ड के बारे में बता दो, उसके जो स्पेशलाइज़्ड हैं प्रोडक्ट, वो ढूँढेगा, नहीं मिलेगा उसको, इस रेट में। लेकिन ये सब चीज़ें ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना है। डुप्लीकेट इन द सेंस कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी। हमारे साथ प्रोडक्ट बिके, ना बिके, हमारे साथ जॉइन करे, ना करे, हम कभी गलत स्टेटमेंट कभी ना दें किसी को। नेक्स्ट है फंड रेजिंग या फ्रेंड रेजिंग, 2 चीज़ें हैं। इमीडिएट किसी पर आप क्या करोगे, कभी-कभी सेल्स आप इमीडिएट क्लोज़ तो कर देते हो, लेकिन हमको फंड रेजिंग से ज़्यादा ध्यान देना फ्रेंड रेजिंग। जिस दिन आपका कस्टमर फ्रेंड हो गया ना, ऑटोमैटिकली आपका बिज़नेस डेवलप होगा। आप एक दुकानदार, हर आदमी को क्या चाहिए होता है? इज़्ज़त चाहिए होती है, सिर्फ रिस्पेक्ट हर आदमी चाहता है। आप देखते हैं कभी-कभी दुकानदार, आप दूसरी बार उस दुकान के पास गए, वो बुलाता, "अरे! वो सिंह साहब आइए, 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 क्या हाल है आपको?" आपको लगता है यार ये जानता है मुझे, आपको वहाँ पे लगता है कि मेरे को रिस्पेक्ट दी जा रही है। वही प्रोडक्ट दूसरा सेम रेट में बगल वाला दुकान वाला देगा, लेकिन आप उसके यहाँ से खरीदोगे, क्यों? क्योंकि उसने आपको रिस्पेक्ट दिया, इज़्ज़त दिया, सम्मान दिया। और हर आदमी को रिस्पेक्ट, इज़्ज़त चाहिए। उसको पर्सनलाइज़ करना। पर्सनलाइज़ करना क्या होता है? किसी को अपने साथ जोड़ लेना, यानी फ्रेंडशिप करना, वो पर्सनलाइज़ हो गया। कहते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट, हर ह्यूमन एस्पेक्ट यही होता है कि हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर वो उसको मिलेगा तो आपके साथ जुड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या करता है? ट्रस्ट स्पीड बढ़ाता है। किसी के साथ ट्रस्ट है ना, जब एक बार घटना हुई, अमेरिका का जो ट्विन टावर था, वो जहाज मार दिया गया एक, उसको 9/11 को। इससे क्या हुआ, एयरपोर्ट पे ट्रस्ट कम हो गया। पहले जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको 1 घंटा पहले जाना होता था, अब वहीं 2.5 से 3 घंटा पहले जाना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ट्रस्ट कमज़ोर हुआ। जहाँ भी ट्रस्ट कमज़ोर होगा, वहाँ आपको टाइम टेकिंग लगेगा। यानी ट्रस्ट अगर बिल्ट अप रहेगा, तो आपका बिज़नेस भी अच्छा रहेगा और आपका सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। हमको ट्रस्ट बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांज़ैक्शन। आपको रिलेशनशिप पे सोचना है, ट्रांज़ैक्शन पे नहीं सोचना है। एक घटना है, 2-3 मिनट में मैं क्लोज़ करूँगा इसको। एक घटना है कि द्वापर युग की, महाभारत के टाइम की, देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है ना विनिंग एटमॉस्फियर का। विनिंग एटमॉस्फियर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन-सा एटमॉस्फियर में रहते हैं आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में। वहाँ पे एक मार्मिक घटना हुई। घटनाएँ तो बहुत सारी हुई हैं वहाँ पे, लेकिन एक मार्मिक घटना है अभिमन्यु वध का। जब अभिमन्यु का वध हुआ, तो उसमें बहुत सारे कौरव, जो बड़े-बड़े लोग थे, बहुत सीनियर लोग, सब लोगों ने मिल के मारा। लेकिन उसमें विलेन बना था जयद्रथ। जयद्रथ ने क्या किया कि उस मरे हुए अभिमन्यु के सर पर पैर रखा। और ये उस समय अर्जुन नहीं थे वहां पे, वो दूर कहीं थे दूसरे युद्ध में। और ये सुन के अर्जुन जब आए तो बड़ा दुख हुआ। उनको इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरा बेटा जो है युद्ध में मारा गया। दुख इस बात का हुआ कि मरे हुए अभिमन्यु के सर पर लात रखा उसने, और उन्होंने प्रण किया कि कल सूर्यास्त से पहले-पहले, सूर्यास्त होने तक इसका मैं वध कर दूंगा, अदरवाइज मैं जो है अग्नि में समाधि ले लूंगा। अगला दिन हुआ, कौरवों के पास केवल और केवल एक ही टारगेट था कि जयद्रथ को बताना। अब दोनों सेनाओं में एक खलबली मच गई थी, क्या होगा? एक तरफ खुशी थी, एक तरफ दुखी था। लेकिन हुआ क्या, दोपहर हो गई अगले दिन की और जयद्रथ नहीं मिला।
जैसे जैसे सूर्यास्त होने को आ रहा था, कौरव सेनाओं में खलबली मचीने शुरू हो गई कि अब क्या होगा। और कौरव सेना इसलिए खुश थे कि आज के दिन बचाना है बस, क्योंकि एक ही मेन प्लेयर है इनका। अगर आज हो गया, अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा, तो हम लोगों का जीत पक्की है। और हुआ यूं, जब सूर्यास्त होने ही वाला था, तो पांडवों ने कहा श्री कृष्ण से कि भगवान अब क्या होगा, अब तो समय निकट आ गया, सूर्यास्त होने वाला है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि कोई नहीं, माहौल बनाता हूं। और उन्होंने बादलों को आदेश दिया, और थोड़ा देर के लिए बादलों ने सूर्य को ढक लिया, और कौरवों में खुशी की लहर आ गई कि सूर्यास्त हो गया। और सभी लोगों ने क्या किया, जयद्रथ को आगे कर दिया। और जयद्रथ आके अर्जुन को कटाक्ष बोलने लगा कि अब जो है, अब अपना गांडीव रखो नीचे और अग्नि समाधि ले लो। और अर्जुन ने भी अपना गांडीव नीचे रख दिया। अब सब कौरव हंसने लगे, तरह तरह की बातें होने लगी। और इसी बीच में श्री कृष्ण ने बादलों का आदेश दिया, और वो सूर्य फिर से दिखाई देने लगा। और अर्जुन को आदेश दिया, अब देखते क्या हो, जयद्रथ तुम्हारे सामने है, गांडीव तुम्हारे सामने है। और अर्जुन ने गांडीव को उठाया और तीर चलाया, और जयद्रथ का वध हो गया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें, अगर ये अर्जुन कहे कि मैंने मारा, तो वो कह सकता है, लेकिन माहौल किसने क्रिएट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर ये एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता, तो क्या वो मार पाता, शायद नहीं। तो ये मीटिंग्स वगैरह, ट्रेनिंग्स वगैरह एक माहौल क्रिएट करती हैं। आप ज्वाइनिंग करा सकते हो, टेक्निकल जा सकते हो, कुछ भी जा सकते हो, लेकिन ये माहौल बहुत जरूरी है। कहते हैं बेकार लोग अगर अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, और अच्छे लोग बेकार माहौल में रहेंगे तो बेकार बन जाएंगे। जरूरत है आपको एक अच्छे से माहौल में रहने की। और ये सारा सिस्टम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे सेमिनार हो रोज का, ये अच्छे माहौल तैयार करता है आपके बिजनेस के, आपके लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनों के साथ मैं क्लोज करूंगा गजेंद्र जी को। कि कहते हैं, चांद को हुस्न और गुलाबों को नजाकत की है, चांद को हुस्न और गुलाबों को नजाकत की है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूं कि आपके साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद, गुड